नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चौथे चैप्टर कार्यपालिका को और यह अंतिम वीडियो होगा कार्यपालिका पर। इस पर पहले भी 2 वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप उन 2 वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर और भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतिम पायदान पर हैं और हमारे वीडियो का अंतिम टॉपिक है अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखा, वो अस्थायी कार्यपालिका है क्योंकि 5-5 साल में उन लोगों का चेंज होते रहता है। कभी कभी तो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल को विश्वास मत खो देने पर पहले भी विदा होना पड़ता है। लेकिन जो अफसरों का एक वर्ग है, अधिकारियों का एक वर्ग है, वो मंत्रालय में लंबे समय तक बने रहते हैं। एक अधिकारी कम से कम अपने 25 साल के कार्यकाल को, 30 साल के कार्यकाल को तो अवश्य पूरा करता है, इसलिए इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों को अर्थात अधिकारियों को अपने कार्यों का अच्छा खासा अनुभव होता है और वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं और अपने कामों में कुशल होते हैं। उनका काम है कि मंत्रियों को हेल्प करे नीति के निर्माण करने में और नीति का बनाने में। तो मंत्रियों को निर्णयों को लागू कराने वाला एक विशाल नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा संगठन है जिसे प्रशासनिक मशीनरी भी कहते हैं, नौकरशाह भी कहते हैं राजनीति विज्ञान की भाषा में, और आम बोलचाल की भाषा में से ऑफिसर कहते हैं, अधिकारी कहते हैं। इसे सिविल सर्विस या नागरिक सेवा के अधिकारी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह अस्थायी होते हैं, इनकी नौकरी अस्थायी होती है। ये परीक्षा पास करके जाते हैं, कोई चुनाव लड़के तो जाते नहीं हैं। काफ़ी प्रवीण भी होते हैं और प्रशिक्षित होते हैं और ये नीतियों को बनाने और लागू करने में मंत्रियों की मदद करते हैं। मंत्रियों की जिम्मेवारी है कि प्रशासन पर नियंत्रण रखे, राजनीतिक नियंत्रण। अब क्या है कि इस चीज़ का हमेशा टकराव होते रहता है कि नेता भारी है या अधिकारी भारी है। अगर नेता अकुशल है, जानकार नहीं है, तो अधिकारी उस पर भारी हो जाएंगे, और अगर नेता कुशल है तो अधिकारियों पर भारी पड़ेंगे। लेकिन लोकतंत्र के लिए शुभ ये है कि नेताओं का जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उस पर नियंत्रण, उस पर एक पॉलिटिकल कंट्रोल रखना चाहिए नौकरशाहों पर। साथ ही नौकरशाहों से भी उपेक्षा की जाती है कि वो राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे, अर्थात न्यूट्रल रहे। किसी की भी सरकार रहे, वो उस सरकार के हिसाब से काम करे, वो अपनी आइडियोलॉजी को ना लगाए। तो नई सरकार को अपनी नीति बनाने में उन्हें मदद करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का जिम्मा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर है, जिसे हिंदी में कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग। 3 अधिकारियों का, इतने अच्छे अधिकारियों का, कुशल ट्रेंड अधिकारियों की नियुक्ति का जिम्मा जो है वो यूपीएससी को है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को है। और इन अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वो दक्षता और योग्यता के आधार पर होती है, अर्थात बहुत ही टफ परीक्षा होता है। कहा जाए तो इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस तैयार होते हैं। और भारत के हर प्रतिभावान छात्रों का सपना होता है कि वो यूपीएससी को क्रैक करे, यूपीएससी पास करे। यहाँ तक कि आईआईटी पास किए हुए लोग, एमबीबीएस किए हुए लोग भी यूपीएससी में जाना चाहते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही दक्षता और योग्यता के आधार पर इसकी भर्ती होती है, काफ़ी नाम, काफ़ी रुतबा होता है। और कहा जाए तो सरकार को असल में यही अधिकारी चलाते हैं। तो जहाँ पर मेरिट की बात है, लेकिन यूपीएससी में प्रशासनिक सेवा में सभी वर्गों को योगदान मिले, सभी वर्गों का वहाँ पर जो है उपस्थिति हो, इसके कारण से आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। और ये आरक्षण पिछड़े वर्ग को, एससी को, एसटी को और महिलाओं को भी है। तो रिजर्वेशन भी है, इसलिए कि समाज में सभी लोगों के लिए कानून बन सके, सभी लोगों की भागीदारी यूपीएससी में हो। यूपीएससी के जो सेलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, चेयरपर्सन वगैरह, उन लोगों का कार्यकाल निश्चित होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है, उन्हें बीच में हटाया नहीं जा सकता है। उन्हें हटाने का केवल एक ही आधार है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जांच के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपने जांच में इनको कुछ कदाचार वाले मामले में पकड़ते हैं, तभी अपदस्थ किया जा सकता है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों का वर्गीकरण किया जाए तो इसे 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाएँ, दूसरा है केंद्रीय सेवाएं और तीसरा है प्रांतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, हम लोग जानते हैं, आईएएस और आईपीएस। आईएएस जिसका फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, जैसे कि डीएम और डीसी जो जिला में जाते हैं वे लोग आईएएस ही होते हैं। और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, जो एसपी लोग होते हैं जिला में, पुलिस अधिकारी, मुख्य पुलिस अधिकारी,
वो IPS होते हैं। इसी प्रकार केंद्रीय सेवाएं जिसमें IFS होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि विदेश में राजदूत वगैरह होते हैं, और IRS जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो कि राजस्व सेवा में होते हैं। उसी प्रकार प्रांतीय सेवाएं हैं जिसमें बिक्री कर अधिकारी जैसे कुछ छोटे छोटे अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार सिविल सेवा को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं: अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा। ये सारे जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों के आधार पर चलते हैं। अलग बात है कि इनकी बहाली होने के बाद इन्हें राज्य सरकार की देखरेख में भेज दिया जाता है। वो किसी राज्य कैडर आवंटित कर दिया जाता है और वो उसी राज्य के अंतर्गत काम करते हैं, और कभी अगर सरकार को ज़रूरत पड़े तो अपनी सेवा में उन्हें वापस भी बुला सकते हैं। इन पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, वह केवल केंद्र सरकार को है। नौकरशाही हमारे देश में 2 स्तर पर है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर के अधिकारी ज़्यादातर ब्लॉक लेवल तक ही काम कर पाते हैं, कुछ प्रमोटी जिला तक जा पाते हैं। जिला स्तर के जो अधिकारी होते हैं, DM या SP, वो जो है IAS होते हैं या IPS होते हैं। तो IAS और IPS के कारण नौकरशाही के माध्यम से राज्यों पर केंद्र का दावा, केंद्र का नियंत्रण मजबूत होता है, और जो केंद्र सरकार होती है वो अपनी नीतियां, लोक हितकारी नीतियां इन्हीं अधिकारियों के द्वारा जो है IAS और IPS के द्वारा ही जनता तक पहुंचाती हैं। लेकिन इनकी कुछ बुराइयां भी हैं। इनकी बुराइयां हैं कि आम आदमी को इन IAS IPS अधिकारियों से बड़ा डर लगता है। उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, हुजूर हैं, साहब हैं, सरकार हैं। तो साहबों के सामने, सरकारों के सामने जाने से एक आम आदमी, कॉमन आदमी काफ़ी डरता है। साथ ही साथ उनमें भी अहंकार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम पास करके आते हैं और उनको उत्तरदायी बनाने के लिए, जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेता लोग कम से कम कितना भी अहंकारी हो जाएं, लेकिन 5 साल में उन्हें वोट लेने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। लेकिन इन अधिकारियों को तो वोट लेने के लिए जाना नहीं पड़ता है। तो इन्हें अकाउंटेबल बनाने का प्रयास होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी इन पर आरोप लगता है कि ये आम आदमी के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, संवेदनशील नहीं होते, और आम आदमी के आशाओं पर ये खरे नहीं उतरते हैं। तो इस तरह के आरोप इन पर हैं। साथ ही साथ ये अधिकारी अपना रोना रोते हैं। अधिकारी कहते हैं कि हम पर पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे कि हम इन लोगों का, नेताओं का खिलौना बन जाते हैं। तो नौकरशाही में बहुत सारा दोष है, बहुत सारे गुण भी हैं। ये अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, एक आवश्यक चीज़ है, इसे हटाया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें सुधार अवश्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका दोनों देखा। जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हैं वो अस्थायी हैं, जबकि अधिकारी लोग अस्थायी कार्यपालिका हैं। कहा जाए तो वास्तविक कार्यपालिका ये अधिकारी ही हैं। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या सुधार किया जा सकता है, आप अपनी सुझाव दें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा है उसे छू करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।